अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम मार्जिनल कॉस्टिंग के फर्दर किसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है ना मूव करने जा रहे हैं। सही है। आज की क्लास में हमारा काम है सर, हम हमने अगर मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग को 2 मिनट के लिए दोबारा से री एक्सप्लेन करूं या मैं आपको समझाऊं, तो मैंने आपसे सर शुरू में ये वादा किया था जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट कर रहे होंगे तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग की इन इन चीज़ों को देख रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिएगा सर, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में इन इन बातों को ना कंप्लीट करना है। पहली बात तो हमने ये डिसाइड किया कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग एक आम कॉस्टिंग की तरह नहीं बल्कि एक वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम है। याद आया ना आपको, इसमें वेरिएबल कॉस्टिंग इसको सिस्टम क्यों कहा जाता है? हम हर यूनिट की कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। वेरिएबल कॉस्ट सर किन किन चीजों पे डिपेंडेंट होती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस हम उसके अंदर क्या रखते हैं? डायरेक्ट लेबर। फिर हम उसके अंदर क्या रखते हैं सर? फिर बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये जितने भी डायरेक्ट का वर्ड है ना, ये सारे के सारे सर मेरे लिए कौन सी कॉस्ट है? ये मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट। प्लस इसके अलावा भी दो कॉस्ट होती हैं सर, वो मैंने लिखा सर ओवरहेड्स में भी आपके पास दो एरियाज होते हैं। ओवरहेड्स आपके पास प्रोडक्शन के होंगे, सही है, और ओवरहेड्स में आपके पास सर एक और ओवरहेड होगा, वो होगा सर किसका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सही हो गया। प्रोडक्शन को भी सर मैं कितने हिस्सों में डिवाइड करता हूं सर? प्रोडक्शन को भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, प्रोडक्शन का वेरिएबल और प्रोडक्शन का फिक्स। तो यहां से मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। फिर मैंने कहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, वेरिएबल और क्या? फिक्स। तो अब सर अगर मैं टोटल बात करूं, सही बात करूं, टोटल करूं, तो मैं ये कहूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग इन चीजों पर डिपेंडेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि हम एक वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम है, और हम जब वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम को पढ़ने जाते हैं तो हमें एक चीज बिल्कुल सेपरेट करनी है। वो क्या? हमें सेपरेट करनी है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास डीएम प्लस डीएल प्लस डायरेक्ट कोई और भी एक्सपेंस हो वो, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ सेल्स होना चाहिए। राइट। सारी वेरिएबल कॉस्ट एक तरफ कर दी मैंने। रिप्रेजेंट क्या कर रही है हमारा? रिप्रेजेंट ये कर रहा है, अगर मैं इस पूरी कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूं, अगर मैं इस पूरी कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूं, और नंबर ऑफ यूनिट्स क्या? सोल्ड या प्रोड्यूस्ड? सो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट कौन सी मिल जाएगी? मुझे वेरिएबल कॉस्ट कौन सी मिल जाएगी? फिर बोलिए, पर यूनिट। मैं हर क्लास के शुरू में ना ये बताने की आपको बार बार हर नए अंदाज से इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी इसमें दिमाग चला सकें। आ गई बात समझ में? फिक्स कॉस्ट बिल्कुल अलग है। जिस चीज के आगे लिखा हो फिक्स, उसको आप फिक्स अप्लाई करेंगे। फिर हमने हाई लो मेथड भी पढ़ लिया ना। अब जरा थोड़ा सा हम ये काम सारे काम करके जब हम थोड़े से कंफर्टेबल हो गए तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुने। ऐसा नहीं है मैं आपको हर क्लास में कोई नई बात बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बात को कहने का अंदाज सिर्फ बदल रहा हूँ। ऐसा नहीं तो ऐसे भी देखो, आ रही है बात समझ में? आप सुनो। अब हमने सर सबसे पहले ये देखा कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी आर स्टडीइंग मार्जिनल कॉस्टिंग। पहला काम हमने देखे लास्ट क्लास में क्या किया था, जवाब दीजिए। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? ब्रेक इवन का, और ब्रेक इवन के साथ साथ, बल्कि मैं पूरा लिखूं, ब्रेक इवन पढ़ा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा। फिर हमने सबसे लास्ट क्लास के सबसे आखिर में क्या पढ़ा सर? हमने सबसे आखिर में सर क्या पढ़ा? टारगेट प्रॉफिट। सही है सर, टारगेट। ये तीन चीजें हमने कवर अप कर ली। इधर सुनो खजर, दूसरी चीज क्या है हमारे पास? अब आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेक एंड बाय का डिसीजन। अच्छा, पहले हमें 4-5 क्लासेस, मैंने अभी भी लेक्चर्स देखे हैं तो सर मुझे पता चला कि तकरीबन मैंने 4 लेक्चर्स अब तक अपलोड किए हैं सिर्फ इन चीज़ों पे, सिर्फ इसके 4। कॉस्ट बिहेवियर के तो अलग से 3 और हैं, इनके मैं 4 लेक्चर्स अपलोड। अब मुझे 4-4 लेक्चर्स नहीं चाहिए अब हर चीज़ के। अब मैं कम कम लेक्चर्स पे ही काम कर जाऊंगा। यानी आज की क्लास में मेक एंड बाय सीख के हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने वो काम तो कर लिया ना, हमने वेरिएबल कॉस्ट सीख ली, क्या होती है फिक्स कॉस्ट सीख ली, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सीख लिया। तो वो सब बातें तो हमें पता है। और ये बात समझ में, आज हम प्योर किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे, और वो क्या है सर? वो है सर मेक एंड बाय। एक ऑब्जेक्टिव ही हो गया। फिर सर तीसरी चीज क्या है हमारे पास? तीसरी चीज है सर हमारे पास, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है सर स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या ना करें, वो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये भी एक फंक्शन है, यानी 1 हो चुका, डन, वी हैव कवर्ड दिस। ये स्टेटमेंट बनाना आ गई हमें। दूसरी चीज, मेक एंड बाय का डिसीजन लेना हमें सर आना चाहिए। तीसरी चीज सर, हमें स्पेशल ऑर्डर का पता होना चाहिए। चौथी चीज, अभी हुसैन ने नाम लिया सर उसका, एक टॉपिक का नाम है सर, उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर। सर लिमिटिंग फैक्टर हम पढ़ेंगे, ये आखिरी टॉपिक है आपका। उसके बाद फिर मार्जिनल की स्टेटमेंट्स दोबारा से शुरू हो जाएंगी। और हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक और बात कर ली है आपको, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे रोक के बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं आज की क्लास लेने जा रहा हूँ, जब भी कोई रिकॉर्डिंग देखेगा और ये लेक्चर स्टार्ट करेगा, उसके ऊपर कंपलसरी है कि वो प्री रिक्वेस्ट है, पिछला लेक्चर जरूर देखेगा। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपसे मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट के बारे में बात की है।
आ रही है बात समझे? पिछली क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बना रहे थे पूरी। अगर आपको याद भी हो तो मैं आपको याद दिलाऊंगा सर, 60,000 हमारे पास गोल्फ बॉल सेट्स थे, उसमें से हमने किसका मटेरियल एवरेज करके निकाला, लेबर की कॉस्ट हमने एवरेज करके निकाली, फिर कंट्रीब्यूशन आया, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो फिर हमारे पास आगे आंसर आया। आ रही है बात समझ में? आज हम उसी चीज को, अब हम कुछ 2-3 क्लासेस तक उसी एसएच लिमिटेड को कंटिन्यू करेंगे, ताकि एक कंपनी हो, उसका एक डाटा हो और हम उससे सारे डिसीजन ले सकें। आ रही है बात समझ में? चलो बेटा अब सुनो सर, अब मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया ताकि आज की क्लास में आपको ये पता हो यार हमारा टारगेट ये है, हम ये आज करने जा रहे हैं। आज हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं निकालेंगे, आज हम वेरिएबल कॉस्ट निकालना नहीं सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ये सीखेंगे प्रोडक्ट को बनाया जाए और बेचा जाए, या प्रोडक्ट को खरीद कर बेचा जाए। ये होता है ना दुनिया में। सर मैं एग्जांपल दूं आपको इसकी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कराची में ये कर रहे होंगे। मेरा सवाल है आपसे, सर वैसे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है कोई भी रेस्टोरेंट, एग्जांपल बोलूं मैं आपको, केएफसी। सर जवाब दें, केएफसी जिंगर मेक एंड सेल है या बाय एंड सेल है? केएफसी का जिंगर क्या है? मेक एंड सेल है। लेकिन कोक क्या है उसमें? वो पेप्सी क्या करते हैं? बाय एंड सेल करते हैं या मेक एंड सेल करते हैं? बाय एंड सेल करते हैं। तो सर वैसे तो एक कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती है, हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं है। और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे हमारे पास काम भी है ना, तो उसको जरा इस अंदाज से नहीं पूछा जाएगा कि मेक एंड बाय, सिंगल प्रोडक्ट पे ही पूछ लेगा वो आपसे। अब लेकिन गौर से सुनिएगा मैं आपसे आज की क्लास में क्या कहने जा रहा हूं। सो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है, जो आज की हमारी क्लास है, देखिए लिखा हुआ है डिसाइडिंग वेदर टू मेक और बाय अ प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? आज की क्लास का हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसएच लिमिटेड हैड 6 machines that are used in the manufacture of the golf ball sets. One of the machines has broken down and will take 4 weeks to repair. I am repeating the words. SH Limited has 6 machines that are used in manufacture of the golf ball sets. 6 मशीनें हैं SH Limited के पास गोल्फ बॉल सेट्स प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें से लिखा है वन ऑफ द मशीन हैज ब्रोकन डाउन एंड विल टेक 4 weeks टू रिपेयर। 4 हफ्ते लगेंगे इसको दोबारा बनने में। आ रही है बात समझ में? हमारा मेक एंड बाय पे ना पता है क्या फलसफा होता है? सुने, हम समझते हैं, हम बच्चों का होता है, जब मैं भी पढ़ा था शायद मेरा भी होता, हम ये समझते हैं तायात आपने अपनी प्रोडक्ट किसी और को ही दे दी बनाने के लिए। यार कभी तो आपका ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास डिमांड हो और आपको अपनी प्रोडक्ट क्या करनी हो, जरूर देनी हो कस्टमर को, और आपकी मशीनरी खराब हो जाए। जब आपकी मशीन खराब हो गई तो आप ये सोचेंगे यार कि मैं प्रोड्यूस करूं या जब उसका ऑर्डर किसी और से बनवा के दे दूं, बाद में तो मैं खुद बना लूंगा। दोबारा बोले सर। सर मैंने कहा आईसीआई कंपनी के पास व्हाइट रंग का व्हाइट कलर का मैट फिनिश जो है ना वो शॉर्ट हो गया, उनके पास मशीनरी खराब हो गई 10 दिन। भाई 10 दिन फैक्ट्री में आग लग गई, तो जो फैक्ट्री में आग लग गई इसमें क्या करें? इसमें 10 दिन ये नुकसान बर्दाश्त करें या इन द मीन वाइल जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं वो किसी से बनवा के बिकवा दें? ये भी तो हो सकता है ना। तो खाली जहन में ये तस्वुर रखना कि हम पूरी फैक्ट्री बिल्कुल बंद करके मतलब मेक एंड सेल पे चले जाएं, या पूरी फैक्ट्री लगाकर हम बाय एंड सेल पे चले जाएं, ये भी गलत होगा। यानी इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, अब यहां जैसे लिखा हुआ है एक मशीन खराब हो रही है, तो एक मशीन खराब हो रही है, तो देखो अब ये क्या कह रहे हैं, लिखा हुआ है व्हाइल द मशीन इज बीइंग रिपेयर्ड द डायरेक्टर्स कुड लीज अ रिप्लेसमेंट मशीन। मतलब उसको इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे वो। उन्होंने कहा इंस्टॉलमेंट पे वो उसको बाय कर लेंगे। लिखा है दोबारा से व्हाइल द मशीन इज बीइंग रिपेयर्ड द डायरेक्टर्स कुड लीज अ रिप्लेसमेंट मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 3000 पर वीक। अगर एक वीक के 3000 देने होंगे तो 4 वीक्स के कितने देने होंगे? 12000। ये भी हमें कैलकुलेट करना है इसमें, क्योंकि हम महीने की प्रोडक्शन पे बात करेंगे। द स्टाफ वुड नीड टू बी ट्रेन्ड टू यूज द मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 400,000। उनको स्टाफ की ट्रेनिंग देनी है, और स्टाफ की ट्रेनिंग वो कितनी देंगे सर? $4000, which would reduce the production for 1 week from 5000 golf ball sets to 4000। अब मैं जरा थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको समझाऊं। जब भी इंसान अपनी बिजनेस में नई मशीनरी खरीदता है, मैं अपनी नई गाड़ी लूं, आप अपनी नई गाड़ी लें यार, तो हम चेक करते हैं ना खजर उसको एक दफा, कुछ दिन तक तो हमारी भी ट्रेनिंग हो रही होती है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ, यानी आप आईफोन, मैंने भी कुछ दिनों पहले समीर से पूछा था सर आईफोन लाइक विच वन इज लाइक बेस्ट फॉर लाइक रिकॉर्डिंग, इस तरह का, उसने बताया था 14 Pro Max बेहतर होगा। तो वो जो 14 Pro Max है वो लेके मुझे भी भाई 2-4 दिन 5 दिन यूज टू होना पड़ा। अगर आपको शुरू में भी याद हो जब आप क्लासेस लेने आए थे और मैं उसको 2-3 दफा खोलता था, फिर सेटिंग्स में जाता था, फिर कुछ कहानियां करता था तो रिकॉर्डिंग आती। अब मुझे खुद ही पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको वायरलेसली कनेक्ट किया हुआ था, मैंने इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। आ रही है बात समझ में? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर ये जो सारी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, हम भी मशीन लेते हैं तो हमें भी उसका अच्छा ऑपरेटर बनने के लिए खुद अपने आप को भी कुछ दिन ट्रेन करना पड़ता है। तो ऑफिस स्टाफ तो लाजमी ट्रेनिंग लेगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन अब सुने, आप में और उनकी ट्रेनिंग में एक फर्क है। वो ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते होंगे, आप उनको जबरदस्ती ट्रेनिंग दिलाएंगे, है ना? आपकी और उनकी ट्रेनिंग में एक फर्क है। तो उनकी जबरदस्ती ट्रेनिंग को ना एफिशिएंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उनको लंच भी कराएंगे,
उनको चाय भी पिलाएंगे, भाई तू तक, हाँ तुम तक नहीं, बोनस नहीं तो कम से कम थोड़ी सी हो सकता है पैसे भी दे दूं चाय, या उस ट्रेनिंग के पैसे ना लूं, फ्री में कराऊं, उनकी कॉस्ट मैं बेयर करूं, ये भी हो सकता है। तो सर वो सारी चीजें करने पे हमारे कुछ पैसे तो खर्च होंगे ना। तो किसी को आप ट्रेन कराएंगे ना अगर, सर हाँ, तो आप अगर किसी को ट्रेन कराएंगे तो 4,000 आपके डॉलर जो है ना उस मशीन को चलाने के लिए खर्च होते हैं। सामने जो कंपनी हमें ये मशीन दे रही है वो कह रही है तुम्हें हमें 3,000 पर वीक देना पड़ेगा, महीने के तुम्हें हमें 12,000 देने पड़ेंगे, प्लस हम तुम्हारी लेबर को 4,000 में ट्रेन कर देंगे फॉर न्यू मशीनरी। सही है। अगर मैं मशीनरी को ट्रेनिंग ना दिलवाऊं लोगों को तो लोग ये मशीन खराब कर देंगे, मेरे लिए जरूरी कॉस्ट है। मैंने अनीक को, हम्माद को, हुसैन को, उमर को, मैंने खिजर को ये ट्रेनिंग दे दी, $4,000 खर्च कर दिए उन पे, एक एक 3-4 हफ्ते के लिए या एक हफ्ते के लिए मैंने उन पे $4,000 खर्च कर दिए। जवाब दें, क्या $4,000 लेने के बाद क्या ये 100% गारंटी है ये लोग मेरे पास रुकेंगे? हो सकता है नई मशीन का काम सीख के टोयोटा से सीखे हुए वो काम होंडा अप्लाई कर दें, होंडा में जॉब हो गई उनकी, ट्रेनिंग मुझसे ले ली, अगले दिन वहां चले गए। तो जवाब दें, ट्रेनिंग एक कैसी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है, या ट्रेनिंग संक कॉस्ट है? संक है ना। संक का मतलब क्या होता है? आपने जिसको भी दी उसका रिटर्न आए ना आए कोई नहीं पता। जैसे रिसर्च संक कॉस्ट है। रिसर्च क्यों संक कॉस्ट है? हो सकता है रिसर्च आप कराएं फेल हो जाए। ट्रेनिंग की कॉस्ट कैसी कॉस्ट होती है? ट्रेनिंग एक फिक्स कॉस्ट होती है, चाहे बंदा ट्रेन हो ना हो, सही से हो ना हो, आपको वो पैसा सामने ट्रेनर्स को देने दे दिए, फिर प्लस उस ट्रेनिंग की कॉस्ट को हम संक कॉस्ट बोलते हैं। और याद रखना संक कॉस्ट फिक्स होती है। संक, ये मैंने आपको बताया जानबूझ के, संक कॉस्ट क्या होती है? फिक्स, यानी ये 4,000 आपके एक बार चले जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, ये आपको देने ही देने हैं। और ये बात समझ में, ये बातें सुन रहे हैं ना जो आप थ्योरेटिकली, इनको आपको आगे जाएंगे पास पेपर्स करेंगे आपको बड़ी आसानी होगी। अभी मैंने अपने एक सेक्शन को कराया था, बीसीसीडी के बच्चों को एक क्वेश्चन करा दिया था, वो हैरान हो गए कि सर इतने से काम के 25 मार्क्स। तो मैंने उनको बोला भी कि यार कुछ बातें क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ी हैं, जब क्वेश्चन मुश्किल होगा ना तब वो मुश्किल बातें याद रखोगे तो याद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मैं उस तरह की बातें करता, जैसे डेप्रीसिएशन में मैं मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ा रहा था ना, तो आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं क्या अजाब पढ़ा रहा हूँ आपको। पास पेपर में इतना मुश्किल नहीं है, पास पेपर में लेगा आप आसानी से कर लेंगे उसको। और ये बात समझ में। सर आप यहाँ देखें आगे, अब दोबारा से पढ़ता हूँ मैं इतनी लंबी तमीद क्यों बांधी है, कुछ वजह है। द स्टाफ वुड नीड टू बी ट्रेन्ड to use the machinery at a cost of 4,000, which would reduce the production for 1 week from 5,000 golf ball sets to 4,000. Alternatively, the directors can buy the golf ball set from a competitor at a cost of $8 per set. अब वो ये कह रहे हैं आप ये मशीन ना लें, बल्कि उसके बजाय क्या करें, मशीन नहीं खरीदे वजाहत, बल्कि क्या करें, द डायरेक्टर्स कैन बाय द गोल्फ बॉल सेट, किसी कंपेटिटर से गोल्फ बॉल सेट बनवा लें। पता है जैसे ही मेरे जहन में ये बात आई तो पता है ऐसा नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट आपके जहन में क्या आना चाहिए, मेरे जहन में तो ये आता है भाई कि अगर मैं मशीनरी नहीं बनवाऊंगा तो मुझे मटेरियल की भी जरूरत नहीं, लेबर की भी जरूरत नहीं, खुद नहीं बना रहा ना मैं। अगर मैं खुद बनाऊंगा, अगर आप बिरयानी खुद बनाएंगे तो आपको चावल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, उसके सारे जितने लवाजमात हैं जो उसके अंदर डलेंगे, प्लस लेबर भी चाहिए जो उसे पकाएगी, तीनों चीजें चाहिए ना। वैसे तो दो चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। लेकिन फर्ज करें अगर यही बिरयानी मैं खुद नहीं बनाता, बाहर से बनवा लेता हूँ, ना मटेरियल चाहिए ना कुछ चाहिए, डायरेक्ट आप उससे बाय कर लेंगे। और ये बात समझ में। अब इसका क्या मतलब होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है ऑल्टरनेटिवली द डायरेक्टर्स कैन बाय गोल्फ बॉल सेट्स फ्रॉम अ कंपेटिटर एट अ कॉस्ट ऑफ $8 पर सेट। एक सेट जिसमें 6 बॉल्स हैं वो आपको $8 का दे देगा। याद है ना लास्ट क्लास में हमने बोला है एक गोल्फ बॉल सेट के अंदर 6 बॉल्स ऑफ गोल्फ बॉल सेट्स। फिर आगे लिखा है द कंपनी वुड बी एबल टू बाय 5,000 यूनिट्स अ वीक। तो उसका मतलब है सर कोई रिडक्शन इन डिमांड नहीं आएगा, ऊपर आएगा। जब आप नई मशीनरी खरीदेंगे तो एक हफ्ते तक आपको लेबर ट्रेनिंग के टाइम पे जरा सी लो प्रोडक्शन मिलेगी। जब लेबर ट्रेन होगी तो जाहिर सी बात है काम तो नहीं करेगी, वो तो ट्रेनिंग लेगी। आगे लिखा हुआ है अभी बट वुड ऑल्सो हैव टू पे अ फिक्स डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 1257। आपको एक फिक्स डिलीवरी कॉस्ट भी उसके साथ साथ पे करनी पड़ेगी। फिक्स डिलीवरी कॉस्ट क्या होती है सर? जाहिर सी बात है फिक्स कॉस्ट होती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स डिलीवरी कॉस्ट। आ गई बात समझ में? दोबारा पढ़ता हूं, अब समझाता हूं जरा तेज से, अभी थ्योरेटिकली समझाया मैंने आपको, फिर से पढ़ता हूं। SS Limited has 6 machines that are used in manufacture of golf ball sets. One of the machine has broken down and will take 4 weeks to repair. While the machine is being repaired, the directors could lease a replacement machine at a cost of 3,000 per week. The staff would need to be trained to use the machine at a cost of $4,000, which will reduce the production from 1 week of 5,000 golf ball sets to 4,000. जिस हफ्ते में इनको आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उस हफ्ते में इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5,000 के बजाय कितनी होगी? 4,000। आगे लिखा ऑल्टरनेटिवली द डायरेक्टर्स कैन बाय द गोल्फ बॉल सेट्स फ्रॉम द कंपेटिटर एट अ कॉस्ट ऑफ $8. The company would be able to buy 5,000 units a week, but would also have to pay a fixed delivery cost. A fixed delivery cost. चारों हफ्तों की फिक्स डिलीवरी कॉस्ट आपको 1,275 पड़ेगी। सुनिए सर इसमें डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेबर कहाँ गया? कहीं भी नहीं गया भाई। लास्ट क्लास में हमने काम किया हुआ है,
लास्ट क्लास के काम को अब मैं जरा दोबारा से रिवाइज करूं, क्योंकि वो आपने किया हुआ है तो मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। सर याद है ना आपने ये काम किया हुआ है इलस्ट्रेशन 1? जिसने नहीं किया हुआ उसके लिए ये क्लास मुश्किल हो जाए शायद, लेकिन जिसने किया हुआ है वो समझ रहे हैं मेरी बात। सभी लास्ट क्लास में हमने कहा था एसएस लिमिटेड मैन्युफैक्चर करना चाहता है गोल्फ बॉल सेट्स, 6 गोल्फ बॉल्स इन अ सेट। उसके बाद हमने कहा था ये उसकी मटेरियल कॉस्ट है, याद है ना मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली, कुछ पे डिस्काउंट मिला कुछ पे डिस्काउंट नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने कहा लेबर हमने निकाली सर, जो जिसने ये लेक्चर देखना है तो वो दोबारा देखेगा सर। उसके बाद मैंने ये कहा लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ $8 पर आवर, अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर्स कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन टाइम। आपने उनको ओवर टाइम भी दिया, याद आया आपको? सर जब हमने ओवर टाइम दिया तो इसका मतलब है हमने उनसे तवक्को ये की कि वो हमारा जो प्रोडक्शन का पूरा एरिया है वो कवर कर देंगे। फिर सर क्या किया, अज्यूम दैट all the golf ball sets have been produced and sold at $18, याद है ना $18 का आप बेचने गए उनको। अब सर सुने, ये सारी मैंने कैलकुलेशन करा के आपको लास्ट क्लास में, कि लास्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये बनवाया था, याद आ रहा है कुछ? लास्ट क्लास में हमने ये बनाया था, हमने कहा था अगर पर यूनिट पे बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पे आके रुक जाएंगे, अगर टोटल पे बात करेंगे तो नीचे आप सीधा प्रॉफिट तक आएंगे। और ये बात समझ में? अब जरा दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, गौर से देखो क्वेश्चन को। मैं ये कलर्स ना बड़े इंपॉर्टेंटली चेंज करता हूं। सर मटेरियल देखिए, मटेरियल दोनों सेम कलर से मैंने लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की वैल्यू कितनी है? कोई बच्चा बताएगा मुझे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की वैल्यू कितनी है? सर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3.95। तो यहां से आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल। आ रही है बात समझ में? लेबर की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 2.15। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है सर आपके पास इसकी? 6.07। आ रही है मेरी बात समझ में? अब इन वैल्यूज को याद रखो, मैं वहां जाके मैं कैसे ये डाटा लाया हूं यहां से, अब ये डाटा मैं वहां लेके जा रहा हूं। और ये मेरी बात समझ में? अब सुनिए सर, अगर मेक एंड बाय का डिसीजन आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले तो ये सुनिए आपको चाहिए क्या क्या। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा सर डायरेक्ट मटेरियल कितने का गिवन है? डायरेक्ट मटेरियल पीछे पेज पलटे देखें, चेक करें, 3.95 का सर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर कितने का है सर? 2.125। आप भी सोच रहे होंगे सर जबरदस्ती पीछे लेके गए क्वेश्चन में लिख देते, नहीं ना, क्वेश्चन में लिखता तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। अगर मैं बनाऊंगा तो ये कॉस्ट होगी, है ना, और अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो इसका मतलब है सर अगर मैं बनाऊंगा, गुड्स खुद प्रोड्यूस करूंगा, तो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मुझे ये पड़ेगी ना, तो मटेरियल भी लगेगा लेबर भी लगेगी, पर यूनिट पड़ेगी ना, ये पर यूनिट है। और सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट पीछे क्वेश्चन में पढ़ो कितनी है, इसको इक्वल्स टू किया मैंने 6.07। सर इतने का पड़ेगा मुझे, है ना, वेरिएबल कॉस्ट। मैं जब बना रहा था तो मुझे 6.7 का पड़ रहा था, मेरा कंपेटिटर मुझे कितने का दे रहा है, क्वेश्चन में पढ़ो। सर अगर मैं इसको बाय करने जाऊं ना आज, तो ये बनाने के लिए मेरा कंपेटिटर कह रहा है आप बेफिक्र हो जाए, किसी बॉल पे कोई नाम वाम छापने की आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए, सब मैं काम आपको करके दूंगा। वो कह रहा है मैं आपको $8 का ही सब करके दूंगा। भाई तो मैं बनाऊंगा तो मुझे फायदा हो रहा था ना, मेरी कॉस्ट कम थी। और अब मैंने मजबूरी में जाके जब बाहर से इसकी कॉस्ट निकाली तो मुझे पता चला मुझे तो वो $8 की दे रहा है। अब मजबूरी ये है कि सर मेरी मशीन तो खराब है, मुझे ये फैसला लेना है क्या मैं ये बनाऊं, क्या ये मैं बनवाऊं, या मैं क्या करूं, या मैं बाहर से बनवा लूं, या तो मैं बाय करके सेल कर दूं, या तो मैं खुद बना के सेल कर दूं। अब आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये मेक सेंस कर रहा है कि आप बनाते थे तो आपको ये इतने का पड़ता था, और अब आप क्या करने गए, अब आप जब सर कंपेटिटर के पास चले गए तो कंपेटिटर ने आपको इसकी कहानी सुनाई, भाई मैं तो आपको $8 का दूंगा ये। और ये बात समझ में? अब जरा सर थोड़ा सा ना काम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, क्वेश्चन के नीचे ये मार्क कर लीजिए। हाँ, सारे 4 क्लासेस कनेक्टेड है आपस में, ये इसके बाद स्पेशल ऑर्डर, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर, ये कनेक्टेड है आपस में। सही है रमीशा, बिल्कुल। सर ये आपके पास ये अब कॉस्ट आ गई। अब सुने, मेक एंड बाय का डिसीजन आप किस बेस पे लेते हैं? प्रॉफिट पे। किस बेस पे लेते हैं? तो मेक एंड बाय का डिसीजन के लिए आपको कौन सी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी? प्रॉफिट स्टेटमेंट। अब हुसैन मुझे बेटा एक अम्माल एक बात का जवाब दो, प्रॉफिट स्टेटमेंट में पर यूनिट पे बनाता हूं या टोटल में? लास्ट क्लास में बताइए प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे थे, पर यूनिट में तो बनी नहीं सकती। सर किस में बनेगी? टोटल में। खुद आ गया जवाब। आ रही है बात समझ में? हर बात जो मैं आपसे पिछली क्लास के एंड में करूंगा वो अगली क्लास के लिए कनेक्टेड है। तो मेक एंड बाय का डिसीजन लेने जा रहे हैं, अब सुनिएगा, मैंने यहाँ नीचे मेंशन करके देना है आपको। सर अगर आपने मेक एंड बाय का डिसीजन लेना है, मैंने मेंशन किया, सर अगर आप मेक एंड बाय का डिसीजन लेने जा रहे हैं एंड इट्स लाइक इट्स इन डिटेल डेप्थ में, इसको अंडरलाइन बॉक्स वॉक्स करके लिखिएगा। तो सर आपको मेक एंड बाय का डिसीजन एक स्टेटमेंट बना के लेना पड़ेगा, जिस स्टेटमेंट का नाम होगा सर, उसका नाम होगा सर आपके पास प्रॉफिट स्टेटमेंट। उसके बगैर आप
उसके बगैर आप मेक एंड बाय का डिसीजन नहीं लेंगे। यानी मेक एंड बाय का डिसीजन लेना है, सबसे पहले प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई? अब स्टार्ट लेते हैं। सुने सर, अगर आपको ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, जल्दी करो बच्चों, लिखो सब लोग साथ साथ है मेरे। अली जफर सुनना बेटा। तो इसका मतलब है सर, मैं आमने सामने आपको दो स्टेटमेंट्स बना के दिखाता हूँ। मैं ना आपके सामने ना दो स्टेटमेंट बनाता हूँ, आखिर में आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन दोनों मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ, पेन ड्रॉप करके बस कैलकुलेटर लेके सुने। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, पास पेपर में कम ही आई है क्योंकि आसान है। सर सुनिए, सबसे पहली बात, मैं एक तरफ आपको अगर ये लिख दूं कि सर जब मैं बनाता था तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता था, और जब मैं क्या करूंगा, जब मैं यही चीज खरीदूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा। तो सर मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आपके पास बनाने पर, किसी चीज को मेक करने पर कितना प्रॉफिट होता है, और किसी चीज को सर इवेंचुअली बाय करने पर कितना प्रॉफिट होता है। जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा मैं वो चूज करूंगा। होना तो फाइनेंशियली यही चाहिए। आ रही है बात समझ में? हम इसका डिस्कशन करके आज ओवर करेंगे। ले भाई, स्क्रीन मैंने ऊपर कर दी, पेन ड्रॉप कर दें, कैलकुलेटर हाथ में ले लें और डाटा सामने रखें। सुने, सबसे पहले अगर आपको सर किसी भी चीज के बारे में, सर किसी भी चीज के बारे में मेक एंड बाय, या आपको मेक का या बाय का अलग अलग डिसीजन लेना हो, तो सबसे पहले आपको सेल्स चाहिए। क्यों सेल्स चाहिए सर? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। सेल्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? याद है आपको सर, एक यूनिट हम कितने का बनाते हैं? 18 का। लेकिन अब सुने, अब इसमें एक कहानी है। ये 18 जो है ना, अब ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है। मैं अब इसलिए कह रहा हूं आप मत लिखो, आप सुनो। ये सुनने, ये सिर्फ कमेंट्री है, सुनना है आपको। सर क्या जब हम गुड्स बनाएंगे, जब हम गुड्स बनाएंगे तो क्वेश्चन में कहीं ये लिखा हुआ है कि सर हम एक महीने में एक हफ्ते में हम 5000 यूनिट्स बनाते हैं, तो हम 4 हफ्तों में कितने यूनिट्स बनाएंगे? 20,000। मगर गलती क्या हो रही थी सर? गलती हो रही थी कि जब हम एक मशीन रिप्लेस करेंगे तो हमारे जो वर्कर होंगे वो एक हफ्ते के लिए किस पे चले जाएंगे? ट्रेनिंग में। तो 3 हफ्तों तक तो हम 5000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो पहला हफ्ता होगा ना, उसमें हम 5000 के बजाय कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे? 4000। तो सर इसका मतलब है, अगर मैं यहां पे आके बात करूं, मेक की बात करूं, तो मेक के लिए सर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा इसको कितने से? 3 वीक्स, 3 वीक तो सही नॉर्मल प्रोडक्शन बाय 5000, लेकिन प्लस 1 वीक सर मेरा किसके साथ चला जाएगा? 1 वीक चला जाएगा सर मेरा मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स? 4000। तो जवाब दीजिए, टोटल मैंने कितने यूनिट्स बनाए? 19000। 1000 यूनिट मैं नहीं बना पाया। आ गई बात समझ में? 18,000 को 19,000 से, 18 को 19,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर बताइए। 342। सर मैंने यहां इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 342,000। फिर से बोल रहा हूं, पहला हफ्ता 4000 यूनिट्स के साथ, बाकी 3 हफ्ते 5-5 हजार यूनिट्स के साथ। तो सर मैंने इसको कैलकुलेट किया, आसान सा है। 3 हफ्तों के 5000 यूनिट्स 15,000, एक हफ्ते के 4000 यूनिट्स 19,000, टोटल 19,000 यूनिट्स मैंने बनाए। आप अगर बोलें तो मैं इसको यहां से डिलीट करके यहां पे आके ये बात लिख दूंगा सर, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 19,000 से सर इसको क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में? अब 19,000 कैसे आए? पहले हफ्ते के 4000 यूनिट्स, बाकी हफ्तों के 5-5 हजार, 3 हफ्तों के यूनिट्स। 4 हफ्तों के लिए बात हो रही है, 1 महीने की बात हो रही है। इट विल टेक 4 वीक्स टू रिप्लेस ना, तो 4 वीक्स की बात हो रही है। 4 वीक्स तक क्या होगा सर? आंसर क्या आ रहा था? 3,42,000। लेकिन सर अगर मेरा सवाल है नहीं, अगर मैं ये यूनिट्स बाय कर लूं तो मेरा कंपैटिटर मुझे हर हफ्ते के कितने यूनिट्स दे देगा? 5000। तो इसका मतलब है 4 हफ्ते तक वो मुझे कितने यूनिट्स दे सकता है सर? हाँ, डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी, 20,000। तो 18 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए। एक हफ्ते तक? एक हफ्ते से 12 नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। जब मैं लूंगा तो रिप्लेसमेंट पे मुझे लीज मशीन की 4 हफ्तों की मिलेगी। मैं नई मशीन लेने जा रहा हूँ ना, तो मैं एक हफ्ते के लिए थोड़ी काम करा सकता हूँ। बोले क्या आ रहा आंसर? 3,60,000। सर इसका आंसर आ गया आपका 3,60,000। सर ये लिख दिया मैंने सामने। सर फिर दोबारा बोल रहा हूं, एक तरफ मैं ये देख रहा हूं मैं बनाऊंगा 8 नहीं, $8 का बना के दे रहा है एक, $8 का एक बना के दे रहा है। बेच तो मैं 18 का ही रहा हूं ना। आ रही है बात समझ में? फिर सर आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। सर ये दोनों काम मैंने कर लिए, मेक एंड बाय पे आ गए। फिर सर उसके बाद क्वेश्चन में चेक करें। अब जवाब दीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट में क्या आएगा सर? हाँ क्या आएगा सर? पहले आएगा वेरिएबल कॉस्ट। अब सुने, वेरिएबल कॉस्ट अगर यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले सर मुझे दो चीजें मेंशन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दो वेरिएबल कॉस्ट है। वो क्या? एक मेरी कौन सी कॉस्ट है सर? डायरेक्ट मटेरियल। दूसरी मेरी कौन सी कॉस्ट है सर? डायरेक्ट लेबर। सर जवाब दीजिए, डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी है? बोलो। 3.95। सर ये कहां से आई है? पिछले वाले क्वेश्चन से। सर 3.95। अब जवाब दें, कितना मटेरियल, कितने, ये यूनिट है ना, पर यूनिट। अब ये जवाब दीजिए, मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगा? 20,000 या 19,000? तो सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 19,000 से। सर इसका आंसर निकाल लीजिए।
75,050 कोई भी कुछ मत लिखना, पहले मेरी बात सुनना। मटेरियल को इसमें से क्या कर देंगे माइनस। लेबर की बात करें, लेबर कितने की है 2.125। सर मैंने मल्टीप्लाई इसको कितने से कर दिया 19,000 से। सर आप अभी हम्माद के जहन में, समीर के, मैथ्स वालों के जहन में ही सवाल आ जाएगा, सर दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई में 19,000 कर देते, कर सकते हैं हम। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या आंसर आ रहा है 40,375। सर ये इसका आंसर आ गया। सर इन दोनों को आप इसमें से माइनस करेंगे, सुने अभी नहीं, अभी सुने। सर मटेरियल और लेबर तो हो गया, किसमें है लेकिन ये मटेरियल लेबर कब बनाना पड़ेगा, मेक में। लेकिन जब आप सर बाय में जाएंगे तो बाय के लिए ना आपको मटेरियल की जरूरत है ना आपको लेबर की जरूरत है। फिर सर आपको किसकी जरूरत है, फिर आपकी सर ये दोनों चीजें रिप्लेस करके कौन सी कॉस्ट पे चला जाएगा, बाय इन कॉस्ट पे। आपसे बाय कर लेंगे। सर बाय कितने पे कर रहे हैं सर, आप बाय कर रहे हैं सर आप इसको 8 पर। 8 पर यहां नहीं लिखना चाहिए सर, बाय इन कॉस्ट यहां लिखनी चाहिए कितनी 8। लेकिन 8 जब आप $8 की चीज बाय करेंगे तो 19,000 बना पाएंगे या 20,000 खरीद पाएंगे, 20,000। सर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने के साथ, 20,000 से। सही है सर, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 160। अब सर मेरी बात सुनो, तो ये जो मैंने जहां जहां चीजें डैश डाली हैं ये जानबूझ के लिखी हैं, आ गई बात समझ में। सर जरा माइनस करके आंसर निकालिए, आपके पास इसका आ जाएगा CM 226,575। सर ये इसका आंसर आ गया। 360 में से 160 माइनस करें, आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 2 लाख। सर कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला, मार्जिनल कॉस्टिंग में तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा ना, ये इसकी स्टेटमेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट क्या होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आप क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, तो आंसर आता है। अब करेंगे ना, अभी तो कंट्रीब्यूशन निकला है, अब फिक्स कॉस्ट की बारी है। अब सुनिए सर, अब मैं क्या निकालने गया सर, अब मैं निकालने गया सर फिक्स कॉस्ट। जवाब दें सर, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर अगर मैं इसकी फिक्स कॉस्ट की तरफ गया तो अब क्या होगा, सुने सर। जब मैंने मशीन की रिप्लेसमेंट की और खुद प्रोड्यूस किया, तो जब सामने वाले से मैंने मशीन मंगवाई तो उसने मुझे कहा भाई मशीन की कॉस्ट देनी पड़ेगी आपको। मैंने बोला कितनी, उसने बोला 3,000 पर वीक। तो इसका मतलब है सर एक कॉस्ट मेरे पास फिक्स कॉस्ट कौन सी आ रही है, लीज कॉस्ट। सर आप ये तो एक्सप्लेन करें कि लीज कॉस्ट फिक्स है, इसलिए एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करूं, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी ना। गाड़ी ली है तो गाड़ी ना चलाऊं, घर में खड़ी रखूं। मेरे पास एक गाड़ी रही है ऐसे, मैंने एक जमाने में बड़ी गलती कर दी थी, मैं अभी तक परेशान हूं उस पर। मैंने गाड़ी लीज करा ली थी बिला वजह, एक गाड़ी लीज करा ली थी ऐसी। दोस्त ने बोला, और मेरा एक शैतान दोस्त है वो हर वक्त मुझे उल्टे सीधे मशवरे देता रहता है, मैंने गाड़ी लीज करवा ली। अब गाड़ी तो आ गई, घर पे खड़ी हो गई आके। अब गाड़ी खड़ी है, दो महीने गुजर गए, गाड़ी चली कितनी है 12 किलोमीटर। उसके मैंने ना कोई 80-85 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट भर दी। बड़ा गुस्सा आया मैंने जब इंस्टॉलमेंट भरी। मैंने बोला यार मैं गाड़ी तो चलाता नहीं हूँ, खड़ी है ये घर पे, शौक में ले ली, पे ऑफ करो उसको। मैं उसको पे ऑफ करने चला गया। मेरी बात समझ रहे हो, गाड़ी चली भी नहीं तब भी पैसे गए। क्या गाड़ी नहीं चलने से या चलने से पैसे जा रहे हैं, या टाइम गुजरता जा रहा है पैसे जा रहे हैं। टाइम वाली तो फिक्स कॉस्ट होती है ना सर, पीरियड वाली तो सारी फिक्स कॉस्ट होती है। तो सर लीज टाइम पे डिपेंडेंट है, महीना खत्म, आप चाहे मशीन चलाए नहीं चलाए पैसे दे जाए। सर कितने पैसे दे के जाने हैं सर आपको 4 वीक्स के लिए। सर 3,000 मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे 4। आंसर बताइए सर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 12,000। फिर सर लीज कॉस्ट के बाद बताएं आपके पास क्या चीज है। सर यहां लिखा मैंने आके ट्रेनिंग कॉस्ट। सर जवाब दीजिए ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी है सर। सर ट्रेनिंग कॉस्ट 4,000 हर हफ्ते देनी है या एक बार, एक दफा। सर ट्रेनिंग एक दफा देते हैं इसीलिए तो संक है, बार बार थोड़ी देनी है। हाँ संक फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम नहीं है, संक कॉस्ट ज्यादातर फिक्स होती है या फिक्स ही होती है। और ऐसे भी तुम्हें एक बात बताऊं, 5 दिन के बाद ट्रेनर्स भी गायब हो जाएंगे, वर्कर्स भी अपना काम करने लगेंगे। उन इस ट्रेनिंग से प्रोडक्शन का कोई डायरेक्टली कनेक्शन है नहीं। ट्रेन होने से हाँ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन ट्रेनिंग कॉस्ट लेने के बाद मैंने आपको बताया तो अनीक भाग जाए, ट्रेनिंग मुझसे भी काम कहीं और कर रहे हैं, तो ये भी तो होता है। सर इन दोनों कॉस्ट को मैं यहाँ से माइनस करूंगा। सर जब मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो सर मेरे पास एक आंसर आएगा। इसका आंसर आ रहा है सर आपके पास, मैं यहाँ लिखता हूँ बल्कि 2105575। सर ये आंसर आ गया। फिर से देखते हैं सर कोई और फिक्स कॉस्ट, कोई और कहानी सर इसके अंदर कहीं मौजूद हो। नहीं सर एक है ना फिक्स कॉस्ट, ये नजर आ रही है। लेकिन ये कॉस्ट किसके साथ है, ये बनाने के साथ है या बाय के साथ है, बाय के साथ है। सर तो बाय के साथ आप यहाँ पे आके लिखेंगे सर, आपके पास यहाँ आएगा एक डिलीवरी कॉस्ट। मैं अब उस लाइन को नीचे कर दूंगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सर आप थोड़ा सा तामुल से काम करें। सर यहाँ लिखा मैंने आके कितनी वैल्यू है 1275। सर मैंने 1275 यहाँ से क्या कर दिया सर माइनस, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ अ फिक्स कॉस्ट, पे अ फिक्स डिलीवरी कॉस्ट।
नहीं, बट वुड ऑल्सो हैव टू पे अ फिक्स डिलीवरी कॉस्ट। वो कहता अ फिक्स डिलीवरी कॉस्ट पर वीक। तो मैं ये करता, सर आपने अज्यूम कर लिया, हाँ मैंने अज्यूम कर लिया। अजम्पशन भी कहीं की चलेगी, आ रही है बात समझ में? सर मैंने आके लिखा कौन सा वाला 210575 सही हो गया। सर आप इसमें से अब इसको माइनस कीजिए, चेक कीजिए आंसर क्या आ रहा है। 198725। आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक ऑल ऑफ यू, आई हैव अ क्वेश्चन। सर ये दो स्टेटमेंट्स मैंने सामने बनाई आज की क्लास में आपके लिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कौन सा डिसीजन आपको ज्यादा पैसे दे रहा है? मेक। तो मेक करना चाहिए। अच्छा अभी तो बड़ा अच्छा था, ये अच्छा सा लगा भी आपको, आपको समझ में भी आ गया, अच्छा भी आपको बड़ा लग रहा है कि सर मेक पे जो है ना वो ज्यादा पैसे बन रहे हैं। और मैं 1 मिनट चेक भी कर लूं यार, आपने इसकी वैल्यू सही प्रॉपरली, हाँ 217 सही है। सर आपके पास ये आंसर आ गया। अब सर सब लोग ये देख रहे हैं, अब गौर से सुने सर, सब लोग ये देख रहे हैं कि सर आपके पास बनाने पर ना आपको प्रॉफिट ज्यादा है। अब क्या सुने, मैं इस प्रॉफिट को थोड़ी देर के लिए पलट देता हूं। मैं कहता हूं फर्ज करो बाय करने का प्रॉफिट 2,10,000 आता, 2,10,000 के करीब है। और मैं कहता सर जो बाय करने का प्रॉफिट है वो 210 होता और मेक करने का प्रॉफिट 198 होता। अब फिर मैं आपसे कहता फैसला लो क्या करें, बनाएं या बेचें? बना करके बेचें या खरीद करके बेचें? नहीं, तब भी बनाएंगे। सुने, क्या प्रॉफिट में बहुत बड़ा गैप है? नहीं, $10,000 का है ना, लेकिन $10,000 से फायदा क्या हो रहा है? सुने, आप एक नई मशीन खरीद पा रहे हैं, अगली दफा आपके पास वो जो पुरानी मशीन है वो रिपेयर होके आ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ? पहले आपके पास अगर 4-6 मशीनें थी तो अब 5 या 7 मशीनें हो जाएंगी। फिर एम्प्लॉइज भी आपके ज्यादा एफिशिएंट काम करने लगेंगे, नई मशीन पर उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? एक और बात, जिस कंपेटिटर को मैंने अपनी गोल्फ बॉल्स का सेट्स बनाने के लिए दे दिया, सारे सेट अब वो बनाएगा, कल को हो सकता है वो मेरे कस्टमर को डायरेक्ट टैप कर ले, मेरा कस्टमर गया, अगर उसने क्वालिटी हैंडल सही नहीं की तो रेपुटेशन मेरी खराब होगी। जब आप खुद गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्वालिटी आपके हाथ में होती है। आ रही है बात समझ? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है वो कल को इन गोल्फ बॉल्स के सेट्स का वारंटी क्लेम ना करे वो गायब हो जाए। तो क्वालिटी आपके पास आप अच्छी रखेंगे। उसके बाद क्वालिटी के बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करेंगे सर, आप ये बताएंगे कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए आप सारी कहानी को क्या नहीं करते, चेंज नहीं कर देते जरा सी। हाँ, अगर 25% से ज्यादा प्रॉफिट होता तो मैं दूसरी तरफ जाने की बात करता। 25% क्या, ये तो 5% है। 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए आप इस तरह के काम नहीं करते। आ रही है बात समझ में? बल्कि 10% के भी अंदर अंदर है ना, तो आप तसव्वुर करो ना, आपने टोयोटा से गाड़ी खरीदी, उन्होंने सुजुकी से बनवा के आपको दे दी, आपके साथ तो हो गया ना फ्रॉड, आप तो एंड हो गया बिल्कुल। ऑल्टो मिल गई आपको यार इसके नाम पे, बिल्कुल यार ऑल्टो, ब्रेक दबा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है, ऐसा हो सकता है ना? और सुजुकी टोयोटा की गाड़ी अच्छी क्यों बनाएगा भाई, वो तो उसकी गाड़ी खराब बनाएगा। सर तो इस तरह तो मतलब ये तो बड़ा मसला है लाइफ में, ये मसला नहीं है भाई, इसीलिए तो आईफोन की डिमांड है। खुद बना के देंगे ना, चाइना से बनवा देंगे। सर बनाता तो चाइना ही है, तो चाइना से बनवाएंगे तो उसकी क्वालिटी की एश्योरेंस दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में? रिलायबिलिटी आईफोन की है। अब दोबारा से 2 मिनट रुके ना, फिर आप कॉपी कीजिएगा, मैं फिर बात बताऊं आपको। इफ द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इज टू क्लोज, तब आप क्या करेंगे, मेक। अगर आपको क्वालिटी की चिंता है, हिंदी में है ना, क्वालिटी की चिंता है, तो क्या करेंगे सर, मेक। अगर आपको कस्टमाइजेशन का मसला है तो क्या जाएंगे, मेक। आप कस्टम कर रहे हैं ना, लेकिन सर अगर आप कस्टमाइज नहीं कर सकते और आपको फोर्स किया जा रहा है कस्टमाइज करने के लिए, तो आप कंपेटिटर को दे दें। कंपेटिटर को देने का एक नुकसान है, कल को वो आपका क्लाइंट ले जाएगा साथ, है ना। अब आए सर इनके फैक्टर्स के ऊपर, मशीन खरीद लेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, एक ये भी बात करेंगे आप। तो ये बात आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, मशीन की प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो रही है, ट्रेनिंग से सर लेबर आपकी क्या हो रही है, एफिशिएंट हो रही है। आ रही है बात समझ में? ये प्रॉफिट भी आपको ज्यादा मिल रहा है। अब बताएं विच ऑप्शन टू चूज, मेक। सर कॉपी कर लें अब इसको, बस यहाँ की क्लास सर आपकी मेक एंड बाय तक यहाँ एंड है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पेशल ऑर्डर पढ़ाऊंगा, कॉपी कर लें, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं सर। यस, मैं दोबारा से आखिर में बोलता हूँ सर, जब भी आपको मेक एंड बाय का डिसीजन का फैसला लेना हो तो आप प्रॉफिट स्टेटमेंट देख के लेंगे, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा आप उस तरफ टिल्ट करेंगे, मगर अगर प्रॉफिट गैप कम हो तो आप हमेशा मेक पे जाएंगे।
कमेंट्स में लिखना होगा आपको, जैसे मैं आपको कमेंट बता रहा हूं, विच वन इज बेटर, प्रॉफिट फ्रॉम मेकिंग द प्रोडक्ट इज हायर, प्रॉफिट फ्रॉम, तो ये तो बात ही खत्म हो गई इस क्वेश्चन में, तो ये पहली बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात, इफ वी मेक, वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर लेबर, द एफिशिएंसी ऑफ आवर लेबर विल लाइक improve, द प्रोडक्टिविटी विल improve, प्लस we are buying a new machinery, सही है ना, after 4 weeks the old machinery which has been repaired will come back to the business but will increase the productivity as well. If we like give this order to our competitor, do we have a guarantee that the quality of the product remains constant? No, there is no, कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में ऐसा। 3, वो आपको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दे दे, प्लस नेक्स्ट टाइम द कंपेटिटर विल डायरेक्टली कनेक्ट टू द कस्टमर एंड कैन लाइक स्वैप अवे द कस्टमर एज वेल, वो ले जा सकता है। तो कितनी बातें नेगेटिव हो गई, बना लो ना भाई प्रोडक्ट शराफत से। आ रही है बात समझ में? रिकॉर्डिंग देख के इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा सब लोग, सारे के सारे लोग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। सर एक बात बताएं,